नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। रजनीगंधा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अगेती फूल गोभी की वैज्ञानिक तकनीक से नर्सरी तैयारी। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। आम अपने देश में सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला फल है और इसकी कई किस्में जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, तोतापुरी, अल्फांसो, कलमी, हापुस, सिंधु आदि काफी फेमस है। इसी तरह से कई और क्षेत्रीय किस्में भी हैं, जिनका रंग स्वाद बड़ा ही लाजवाब होता है। मगर आज भी आम की ये किस्में क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। अगर किसानों को इनकी मार्केटिंग का रास्ता मिल जाए तो काफी आमदनी हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला मधुबनी में 1 दिवसीय मिथिला आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें आम की कई उन्नत किस्मों के साथ साथ क्षेत्रीय किस्मों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका उद्देश्य किसानों के बीच बागवानी को बढ़ावा देना और आम की नई किस्मों से किसानों को रूबरू कराना था। माछ और मखान के तरह आम भी फेमस है पूरे देश में, विदेश में, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म देना मकसद है जो ताकि इसको बाहर तक पहुंच सके, इसका प्रॉपर मार्केटिंग हो सके, जो किसान हैं उनको भविष्य में फ़ायदा हो उसके लिए। इसी उद्देश्य से पहला बार ऐसा हमने आयोजन किया है, जो मिथिला में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है, ताकि आम के प्रति जागरूकता बढ़े, तो आगे का पीढ़ी भी आम के बारे में समझे। आम किसान के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट है, उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले, यही उद्देश्य मेरा। इस महोत्सव में आम की लगभग 139 से अधिक किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई और किसानों को आम की बागवानी से लेकर इनकी मार्केटिंग और प्रोसेसिंग से संबंधित जानकारी दी गई। आज यहाँ पर मिथिला आम महोत्सव का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे 139 प्रजातियों का प्रदर्शनी लगाया गया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रजातियों का, जैसे कि जर्दालू और गुलाब खास और यहाँ की बहुत सारी देसी प्रजातियों का यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया गया। यहाँ पर ये बहुत ही इकोनॉमिक स्थिति के अनुसार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनका हम कमर्शियल लेवल पर भी उत्पादन कर सकते हैं। किसानों के लिए आम महोत्सव बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पर आए हुए किसान आपस में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा बीमारी उनके फील्ड में आता है और कौन कौन सा उनके पास जर्मप्लाज्म अवेलेबल है, कौन कौन सा मतलब क्या वैरायटी उनके पास है, उसके क्वालिटी कैरेक्टर्स क्या है, तो वो किसान आपस में डिस्कस करेंगे, हम लोगों को बताएंगे, हम लोग उसको अपने कृषि विज्ञान केंद्र या यूनिवर्सिटी में उसको संरक्षित करेंगे और वो मल्टीप्लाई करके या फिर एज ए वैरायटी रिलीज करके हम उसका कमर्शियल लेवल पर विस्तार करेंगे, ताकि बाकी के किसान बेनिफिटेड हों और उसके साथ ही इसका वैरायटी का बहुत ही ज़्यादा ही प्रचार प्रसार हो और इससे हमारी मतलब इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही ज़्यादा सुधार होता है। क्योंकि यहाँ का मधुबनी का जो आम है, मधुबनी से बाहर जाए या इसका प्लांटिंग मटेरियल सेल हो तो यहाँ के लोगों का आमदनी बढ़े और दूसरा यहाँ पे हम और भी कमर्शियल उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग में आम्रपाली का उत्पादन कर सकते हैं और दूसरा हम दशहरी का भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर किसान अपनी आय दुगना करना चाहते हैं तो पारंपरिक खेती से हटकर अब किसानों को बागवानी पर विशेष ध्यान देना होगा और इस कार्य में शासन तथा कृषि विभाग किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप भी खेती के साथ बागवानी वृक्षों को लगाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं।
प्रदेश के जिन किसानों ने रजनीगंधा की बुआई की थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की शुरुआती अवस्था में है और इस अवस्था में फसल की विशेष देखरेख करनी पड़ती है, क्योंकि एक ओर जहां तापमान इस फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तो साथ ही कई हानिकारक कीटों से भी फसल को काफी क्षति पहुंचती है। ऐसे में फसल प्रबंधन आप कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला समस्तीपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीता घोष से। किसान भाइयों, ये रजनीगंधा एक व्यावसायिक पुष्प है। इसको लगा के आप अच्छे आमदनी ले सकते हैं। अभी जो किसान भाई ये रजनीगंधा अपने खेत में लगा रखे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो अच्छे से निकाई गुड़ाई करें, क्योंकि निकाई गुड़ाई करने से मिट्टी थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो भी आप सिंचाई देते हैं वो अच्छा से पहुंच जाता है पौधा के पास। जो भी आप उर्वरक देते हैं वो अच्छा से पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ जितना भी आपके खेत में खरपतवार होता है वो बहुत अच्छे से नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो खरपतवार में अंदर में छुपा रहता है और रात को और दिन में निकाल करके नुकसान पहुँचाता है फसल पे। इसलिए किसान भाइयों, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से खरपतवार को नियंत्रण करें, साथ ही साथ निकाई गुड़ाई कीजिए। खरपतवार वो पौधा है जो कि फसल के बढ़वार से प्रतिस्पर्धा करता है, जिस कारण फसल के उत्पादन में कमी आती है। फसल को खरपतवार मुक्त रखने के लिए 3 से 4 बार हाथों से गुड़ाई करें। फसल के विकास के समय नाइट्रोजन 296 किलोग्राम यानी कि यूरिया 640 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बिजाई से 1 महीना पहले डालें और बाकी की बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 1 महीने के फासले पर यानी कि अगस्त महीने तक डालें। खाद डालने के बाद फसल में सिंचाई अवश्य रूप से करें। और हाँ, एक चीज़ बहुत ही अहम भूमिका रखता है जो कि सिंचाई। अभी के समय में क्योंकि अभी बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप एक हफ्ते का अंतराल पर सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि इसमें फूल का जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहता है। और अगर थोड़ा सा बारिश होता है तो मौसम अनुकूल आप लोग सिंचाई कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें रजनीगंधा में अगर कोई कीट का समस्या आता है तो उसमें आप लोग नीम तेल का छिड़काव ज़रूर कीजिए। 5 ml प्रति लीटर पानी के अनुसार से आप लोग इसका छिड़काव कर सकते हैं। खेत में पानी की अधिक मात्रा होने से इसमें फफूंद रोग लग जाता है। इसके बचाव के लिए ब्रासिकाल दवा का छिड़काव करें। इसके पौधों पर कभी कभी बोट्रिटिस स्पॉट और ब्लाइट का प्रकोप हो जाता है, जो पौधों की पत्तियों पर हानि पहुंचाता है। थ्रिप्स कीट फूल की डंठल, पत्तों और फूलों को खाकर पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए मैलाथियन 0.1% 3 मिको प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने भी रजनीगंधा का पौधा लगा रखे वो अपने मेड़ पे ज़रूर गेंदा फूल की रोपनी करें, क्योंकि कभी कभार देखा जाता है कि 1-2-3 साल के बाद रजनीगंधा के जो जड़ है उसमें गांठे बन जाते हैं। तो ये जो गेंदा की पौधा है, ये जो निमाटोड्स, ये गांठ क्यों बनता है? क्योंकि निमाटोड्स के लिए। तो ये निमाटोड्स को दूर भगाता है, क्योंकि ये रिपेलेंट की तरह काम करता है। इसलिए अपने मेड़ पे 4 से 5 पंक्ति जो है गेंदा की रोपनी करें, क्योंकि गेंदा की फूल से आपका अधिक आय भी आ सकता है। साथ ही साथ आपका जो निमाटोड का जो प्रॉब्लम है उससे आप बच सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये आग्रह करूंगी कि आप लोग जो सड़ी गोबर की खाद है या फिर केचुआ की जो खाद है वो अपने खेत पे ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि उससे पुष्प का जो है जो गुणवत्ता जो है वो बहुत अच्छा से मेंटेन रहता है। और ये बोलना चाहूँगी कि जब तुड़ाई का टाइम आएगा तो आप डंठल भी काट सकते हैं, और डंठल काटने के बाद वो बाज़ार में सीधे डंठल भी बेच सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को अगर जयमाला बनाना है, लड़ी बनाना है या फिर बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम जो है वो बनाना है, तो आप उसका जो इकाई जो पुष्प है वो डंठल से निकाल लीजिए और अपने अनुसार लड़ी बना करके भी उसको बाज़ार में बेच सकते हैं।
इसके पौधों पर लगभग 4 से 5 महीनों के अंतराल पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसके फूल की माला और गजरा बनाने के लिए तोड़ना चाहते हैं तो आप इसे सुबह के समय तोड़ें। अगर आप इसके फूलों को दूर बाजार या अन्य स्थान पर भेजते हैं तो आप इसके लिए सबसे नीचे के फूलों को खिलने से पहले ही काट लें। स्पाइन की लंबाई अधिक होने पर बाजार में अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए जमीन के नजदीक वाले फूलों को डंठल के साथ काटें। काटने के बाद पानी की भरी बाल्टी में इसे डाल दें। ये रजनीगंधा का जो डंठल है, ये डंठल अगर बाज़ार में बेच रहे हैं तो ये 10 से 12 दिन बहुत आराम से रह जाता है। इसको पानी में, इसको डंठल का नीचे भाग जो है वो थोड़ा सा तिरछा काट के और पानी में थोड़ा सा हल्का चीनी मिला करके अगर रखते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। और जो लड़ी बनाते हैं वो आपको क्योंकि वो पेरिशेबल है, इसलिए जल्दी उसको जयमाला हो, लड़ी हो या फिर अन्य डेकोरेटिव आइटम जो है बना करके वो 4 से 5 दिनों में आप लोग को बेचना है। जबकि डंठल पुष्प जो है वो काफ़ी दिनों तक बहुत अच्छा से अगर पानी में आप लोग रखते हैं तो वो उसका गुणवत्ता मेंटेन रहता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। सब्जी वर्गीय फसलों में फूल गोभी एक अपना अलग ही महत्व रखती है और हमारे जो किसान भाई फूल गोभी की खेती करके अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं तो यह समय इसकी अगेती नर्सरी तैयारी के लिए उपयुक्त है। तो आप इसकी स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए फूल गोभी का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का चुनाव कर उचित आकार की क्यारियां बनाकर बीजों की वैज्ञानिक तरीके से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ सूची गंगवार से। आज हम अगेती फूल गोभी की नर्सरी किस तरीके से तैयार करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, जैसे कि खरीफ का सीज़न आने वाला है तो हमको किस तरीके से अगेती जो है वेराइटियों का यूज़ करना चाहिए जिसके माध्यम से हम जल्दी से नर्सरी तैयार करके जो है अच्छा सा उसमें प्रोडक्शन ले सके। तो कुछ वेराइटियां हैं जैसे कि हिमकरण है, पूसा दीपाली है, स्नोवाल 16 है, पूसा स्नोवाल 1 है। ऐसी कई वेराइटियां हैं जो अगेती किस्म की फूल गोभी की है जिसको जल्दी तैयार करके जो है 35 दिन में ये वेराइटियां जो है तैयार हो जाती है और उनको खेत में रोपाई करके हम जल्दी से हम इसमें प्रोडक्शन लेना चालू कर देंगे। फूल गोभी की खेती का मुख्य आधार नर्सरी पौध होता है। इसके लिए जो किसान स्वयं नर्सरी पौध तैयार करना चाहते हैं तो उन्हें जरूरी है कि पौधशाला से अधिक संख्या में पौध प्राप्त करने के लिए नर्सरी बेड तैयार करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। जनरली 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए फूल गोभी की जो है 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी हमें बेड साइज का हमें जगह चाहिए रहेगा। इसके लिए हमको 15 सेंटीमीटर ज़मीन से उठी हुई क्यारियाँ बनानी पड़ेगी। ज़मीन से उठी हुई क्यारियाँ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर बरसात हो जाती है तो बेड में पानी रुक ना सके और आज के बेड के आसपास से पानी निकल जाए, क्योंकि इसमें पानी भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पानी भराव जरा सा भी हुआ तो हमारी जो नर्सरियाँ हैं पौध सड़ने का जो है सड़ने गलने का डर बना रहेगा। अब किसान भाइयों, हमें मिट्टी जो हमारी भुरभुरी होनी चाहिए, उसमें अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए बिल्कुल, जिसका पीएच 7 होना चाहिए कम से कम। अब हमको अगर हमारी मिट्टी में किसी प्रकार की पैथोजन है या हमारी सॉइल जो है इन्फेक्टेड है तो हमको उसमें सॉइल सॉइलराइजेशन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका अप्रैल और मई में जो बहुत तेज़ धूप होती है उस समय, तो हमको उतने एरिया को जो है कम से कम 100 गेज मोटी पॉलीथीन से हमको 1 महीने के लिए ढक दें, जिससे कि मिट्टी के अंदर जितने भी हानिकारक जीवाणु होंगे वो मर जाएंगे।
अगर हमको रासायनिक विधि से करना है तो फार्मलिन नाम का एक केमिकल आता है, इसका हमको 1.5 से 2% सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, जो इससे 4 से 5 लीटर सॉल्यूशन को जो है हमें प्रति स्क्वायर मीटर से इसको हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी हमें मोटी पॉलीथीन हमको ढाकनी है, क्योंकि मोटी पॉलीथीन इसलिए ढाकनी है क्योंकि इस फार्मलिन से जो है बहुत ही भयंकर एक फ्यूम निकलती है, गैस निकलती है, जिसके अंदर जो है मिट्टी के अंदर सारे जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। 7 दिन बाद जो हमको ये मिट्टी को हटाकर फिर से हमें बेड को प्रिपरेशन करना है अच्छे से। अब हम बात करेंगे कि इसमें किस तरीके से फर्टिलाइज़र वगैरह देना है। जब हम बेड तैयार करते हैं तो उसी समय हमको FYM जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है, गोबर की खाद जिसको बोलते हैं, वो 2 से 3 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम अच्छी तरह से हमको बेड में मिलाना है। अगर आपके पास केंचुए की खाद उपलब्ध हो तो वो 500 ग्राम जो है प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमको वो भी हम उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूलगोभी की नर्सरी से स्वस्थ और अधिक पौध प्राप्त करने के लिए बीजों को उपचारित करना तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ बीजों की बुआई और उसके बाद के प्रबंधनों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इसमें फूल गोभी की जो है 1 हेक्टेयर में 500 ग्राम बीज की आवश्यकता रहेगी। अब इसको हम बीज उपचार किस तरीके से करते हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बीज उपचार के लिए हम थायराम हुआ, कैप्टन हुआ या बाविस्टिन कोई भी केमिकल हो, उसमें हम 2 से 3 ग्राम जो है पाउडर को 1 किलोग्राम जो है बीज में मिला के ट्रीटमेंट करते हैं। अब इन बीजों को जो हम लाइनों में बोएंगे, हमें छिड़कवा विधि को यूज़ नहीं करना है। लाइन बना के एक दूरी पर जो है हमें बीज को लाइन में डालना है और ऊपर से मिट्टी से, या हमारे पास अगर रेत हो तो थोड़ा सा मिट्टी में रेत मिला के ऊपर से कवर करना है। फिर उसके ऊपर धान का पुआल, सोयाबीन का पुआल या जो भी सूखी पत्तियां आपके पास उपलब्ध हो ऊपर से हमें जो है ढकना है और हल्की सिंचाई करना है। किसान भाइयों, सिंचाई जो है हमें प्रातःकाल रोज़ और शाम को रोज़ करनी है, क्योंकि हम गर्मियों में फसल ले रहे हैं, अर्ली बुआई इसकी सोइंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमको सुबह शाम दोनों समय सिंचाई की देने आवश्यकता है। बस हमें इतना सिंचाई करना है कि मिट्टी नम रहे और बीजों को उचित पानी मिल सके। जब जर्मिनेशन आ जाए आपके पौधों में, तब इस पुआल को हम ऊपर से हटा दें और उसमें हम रोज़ाना हम पानी दें। धीरे धीरे जब पौधे बढ़ने लगेंगे तो वीट की समस्या भी किसान भाई उसमें आएंगी। तो वीट के लिए हमें कोई केमिकल का उपयोग नहीं करना है, छोटा सा एरिया है तो हम खुरपी के द्वारा जो है वीड्स को निकाल सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोपालपुर, जिला किशनगंज के कृषक रमेश शर्मा ने। आप अजोला यूनिट लगाने की तकनीक और उसे पशुओं को खिलाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रमेश शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अजोला एक जलीय फर्न होता है। इस जलीय फर्न का बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाई अपने खेत पर, अपने घर पर और चाहे तो किसी भी छांवदार स्थान पर इसकी खेती आसानी से कर सकता है। इसकी खेती के लिए मुख्य तौर से किसान भाइयों को जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है मैं उनके बारे में आपको बता देना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमें अजोला बेड लगभग 3 बाई 1 बाई 8 इंच गहराई जो होती है, या फिर 1 फीट तक की हम उसकी गहराई रख सकते हैं। तो इतनी जो होती है हमारे बेड की साइज होती है। इस साइज में हमें क्या करना है, इसमें लगभग हमको आधा फीट पानी उसमें भर देना है।
आधा फीट पानी भरने के बाद हमें इसमें जो बलुई दोमट मिट्टी मैंने आपको बताई उसको अच्छे तरीके से मडलिंग कर देनी है। साथ ही साथ हमें लगभग 25 से 30 किलोग्राम गोबर एक बेड के लिए घोल करके अलग से बाल्टी में घोल लें। घोलने के बाद उसको जो पानी हमने आधा भरा हुआ है, आधा फीट पानी, उसमें अच्छे तरीके से घोल देना है और मिट्टी और गोबर का अच्छे तरीके से घोल बना देना है। अब जब हमारा मिट्टी और गोबर का घोल जो है अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो अजोला का जलीय फर्न जो बीज बोलते हैं जिसको हम, उसको उस पर छोड़ देना है। किसान भाइयों, अजोला की अपने देश में मुख्य रूप से 3 प्रजातियों को उगाया जाता है, जिसमें अजोला पित्रेटा, कैरोलिना और माइक्रोफिला प्रजातियां हैं। इसकी खेती करने से पहले आप अपने नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग से जानकारी लेकर क्षेत्र के अनुसार अजोला की प्रजाति का चुनाव करें। उसको हमें उस पे लगभग एक बेड में अगर हम 250 ग्राम मात्रा भी अजोला फर्न की छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए पर्याप्त होता है एक बेड के लिए। और हमें लगभग 7 से 11 दिन में हमारा जो अजोला फर्न है वो पूरे में फैला हुआ नज़र आता है। और इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि एक के ऊपर एक अजोला जब चढ़ने लगता है तो हम ये समझ जाते हैं कि वो जो है अब उसको स्पेस की आवश्यकता है, वो पर्याप्त तौर से फैल चुका है। तो हम लगभग 1 हफ्ते बाद वहाँ से जो बेड की साइज मैंने आपको बताई, लगभग 1.5 से 3 किलोग्राम अजोला आप निकाल सकते हैं। और उसको निकालने का तरीका होता है, जो आपकी बांस की टोकरियां होती है, हर किसान भाइयों के घर में पाई जाती हैं, है ना, जिससे हम गेहूं धोते हैं, जो छन्नीदार होती हैं, उसका इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, हम जैसे ही उसको उसमें डालेंगे बेड में, तो जो हमारा एक्स्ट्रा जो पानी है वो जो निथर जाएगा और जो हमारा जलीय फर्न है वो हमारे पास आसानी से आ जाएगा और उसको निकाल करके हम बगल में रख देते हैं। अजोला बेड से निकालने के बाद हमें उसको धुलाई करनी है। जो हमारा रनिंग वाटर होता है हम उसमें भी डायरेक्ट धुलाई कर सकते हैं। जो हमारा अच्छे से स्टोर्ड पानी हुआ, कहीं टैंक में भरा हुआ है, उसमें ले जा करके जो ज़्यादा अच्छे से फैलाव पानी हो, बढ़िया, उसमें जैसे हम गेहूं धोते हैं ऐसे ऐसे उठा पटक करके बार बार एक छन्नी वाली जो अपनी बांस वाली जो टोकरी होती है, उस टोकरी में हमें उसको फर्न को लेने लाना और बार बार ऊपर नीचे उठा के 3-4 बार उसको पटक के अच्छे से धो देना है। जिससे क्या होगा, उसमें जड़ में जो उसकी पाए जाने वाली खाद, गोबर और गोबर की गंध और जो भी कीटनाशकों द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़े गए थे वो सारे अलग हो जाएंगे और जो हमारा अजोला है बिल्कुल स्वच्छ तौर से हमें प्राप्त हो जाएगा। अजोला में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन 25 से 35% पाई जाती है, जो कि दलहनी फसलों के चारे से काफी अधिक है। इसके अलावा खनिज लवण 10 से 15% जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक आदि के साथ साथ लगभग जरूरी सभी एमिनो एसिड 5 से 7% तक पाए जाते हैं। इतना करने के बाद अब हमें कितना मात्रा में किस जानवर को खिलाना है, इसका कोई बहुत ऑथेंटिक रेशियो नहीं होता है, वो हमारे जानवर की डाइट के ऊपर भी निर्भर करता है। परंतु एक रेशियो जो हमें एक वैज्ञानिक तरीका से बताया जाता है वो ये है कि हम भैंस को लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम पर डे खिला सकते हैं, गाय को लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम पर डे खिला सकते हैं। वहीं अगर बकरी की बात करें तो लगभग उसको 1 किलोग्राम से 700 ग्राम खिला सकते हैं। वहीं अगर हम अपने मुर्गियों की और दूसरे पक्षियों की बात करें तो इनको लगभग 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक पर डे हम इनको खिला सकते हैं। और ये हमें डायरेक्ट भी खिला सकते हैं, परंतु हमें कोशिश करनी है कि इसको दाने में मिक्स करके खिलाएं। बड़े जानवरों को खिला रहे हैं तो भूसे के साथ मिक्स करके खिलाएं। इस तरीके से आप जो हमारे जानवरों को ये फीड देंगे तो इससे उत्पादन क्षमता उनकी बढ़ जाती है। वहीं मुर्गी में अंडे की क्षमता बढ़ जाती है, मांस की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, सुअर में भी मांस की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको ये बातें बताई गई हैं, निश्चित तौर से ये आप अगर इसको अपनाएंगे तो आपको बहुत अधिक मात्रा में आप इससे लाभ भी कमा पाएंगे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।